हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले तो हेलो एल्केन के फिफ्थ लेक्चर में जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे किसकी, इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का। ओके बच्चों, चलिए तो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं किसके, इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का। तो ये हमारे पास में फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर है। आइए इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ये जो फिज़िकल स्टेट है, इस फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में पहला जो कंटेंट आता है डिस्कशन का, वो आता है कौन सा बच्चों, वो आता है फिज़िकल स्टेट। ठीक है, जब हम बात करते हैं फिज़िकल स्टेट की तो देखिए ज़रा फिज़िकल स्टेट कैसे हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं लोअर कार्बन के, अगर कभी भी हम लोग देखते हैं हेलो एल्केन्स को, तो अगर हमारे पास में लोअर मेंबर्स हैं, लोअर मेंबर्स ऑफ हेलो एल्केन, तो लोअर मेंबर्स जो होते हैं हेलो एल्केन के बच्चों, वो किस फॉर्म में होते हैं हमेशा, वो होते हैं ऑलवेज गैस फॉर्म में। ठीक, जैसे हम इनके एग्जांपल्स लिख दें, एग्जांपल्स में आ जाइए जरा। CH3Cl हुआ, ठीक है ना, CH3Br हुआ, तो ये लोअर मेंबर्स हैं। ये सारे के सारे जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, गैस के फॉर्म में हो जाते हैं। लेकिन जब कभी भी हम यहीं पर बात करते हैं हम लोग लोअर मेंबर्स के अलावा जो होते हैं बच्चों हायर मेंबर्स से होते हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं हायर मेंबर्स। तो जो हायर मेंबर्स होते हैं, तो हायर मेंबर्स हम किन्हें कहेंगे, ठीक है ना, एज नंबर ऑफ कार्बन इन एल्किल ग्रुप इंक्रीजेस। जब कभी भी कार्बन के नंबर एल्किल ग्रुप में बढ़ते चले जाएंगे तो वहां पर स्टेट भी चेंज हो जाएगी। तो जब हायर मेंबर्स होंगे तो हायर मेंबर्स बच्चों किस फॉर्म में होते हैं, या तो वो लिक्विड फॉर्म में होंगे या फिर वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना, या तो लिक्विड फॉर्म में होंगे या फिर किस में हो जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में होंगे। मान लो कार्बन के नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं और भी बढ़ते चले जा रहे हैं, तो पहले वो कौन सी स्टेट में आएगा, लिक्विड स्टेट में, और जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो वो किस स्टेट में आ जाते हैं, बोलो बेटा, वहीं पर सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। ठीक, अगर हम यहीं पर लगे हाथ बात करते हैं हेलो एरीन्स की, ठीक, तो हेलो एरीन्स जो होते हैं, ये हेलो एरीन्स किस में आते हैं, ये या तो किस में आते हैं, लिक्विड में आएंगे, ठीक, या तो किस में आ जाएंगे, लिक्विड में, या फिर किस में आ जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है ना, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि जो हेलो एरीन्स होते हैं या हायर मेंबर्स वाले होते हैं वो सारे के सारे किस फॉर्म में आते हैं, बोलो बेटा, लिक्विड में या फिर सॉलिड फॉर्म में। ऑलवेज जो लोअर कार्बन के चेन होंगे, लोअर मेंबर्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं बेटे, गैस के फॉर्म में होते हैं। तो ये बात हो जाती है फिजिकल स्टेट्स की, जिसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हो, बहुत अच्छे से जान रहे हो। नेक्स्ट यहीं पर हम बात करते हैं बच्चों इनके बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स की। ठीक है ना, किसकी बात करने जा रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स की और मेल्टिंग पॉइंट्स की। तो जब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज किस पर डिपेंड करता है वॉन्डर वॉल फोर्स पर। ठीक है, किस पर डिपेंड करेगा, वॉन्डर वॉल फोर्स पर डिपेंड करता है, यानी ये वॉन्डर वॉल फोर्स पर है। वॉन्डर वॉल फोर्स अगर हम कहेंगे, क्या वॉन्डर वॉल फोर्स अगर बढ़ रहा है बच्चों, तो बढ़ने पर क्या हो जाएगा बताइएगा, वहीं पर बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है ना। अब अगर देखा जाए तो वॉन्डर वॉल फोर्स जो होता है इसकी डिपेंडेंसी कई सारे फैक्टर्स पर होती है। ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि केमिस्ट्री का सबसे वीकेस्ट फोर्स या वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा है, यही हमारा वॉन्डर वॉल फोर्स है। तो जरा देखिएगा यहाँ पर वॉन्डर वॉल फोर्स किस पर डिपेंड करता है, किसकी डिपेंडेंसी किस पर होती है। वॉन्डर वॉल फोर्स की जो डिपेंडेंसी होती है वो हम लोग दो चीज़ों पर देखते हैं। पहला तो जो फैक्टर है वो होता है डिपेंडेंसी किस पर, मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर। यानी कि अगर हम कहेंगे
मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो वॉन डेर वाल फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो मॉलिक्यूलर वेट प्रोपोर्शनल टू वॉन डेर वाल फोर्स, राइट। अगर मॉलिक्यूलर वेट को बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने पर क्या हो जाएगा बताइए, वॉन डेर वाल फोर्स भी बढ़ेगा। दूसरा जो फैक्टर है वो कौन सा है, सरफेस एरिया, ठीक है ना, किसका, सरफेस एरिया का। अगर यहाँ पर हम कहेंगे सरफेस एरिया जो है वो बढ़ रहा है तो सरफेस एरिया और वॉन डेर वाल फोर्स में भी क्या रिलेशन है, सरफेस एरिया प्रोपोर्शनल हो जाता है वॉन डेर वाल फोर्स के। तो अब देखिएगा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे वॉन डेर वाल फोर्स बढ़ेगा, और अगर एक बार वॉन डेर वाल फोर्स बढ़ने लगता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक छोटा सा हम एग्जाम्पल देते हैं, आप जरा इस पर देखिएगा और ध्यान दीजिएगा, आपको ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। पहला देखिए एग्जाम्पल है, आपको बताना है यहीं पर, ठीक है। क्या, CH3 CH2 Cl, वहीं पर मैंने कहा CH3 CH2 CH2 और ये आ गया Cl, ठीक है। इसके बाद मैंने एक और एग्जांपल ले लिया CH3 CH2 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 और ये क्या आ गया, Cl आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 कार्बन है क्योंकि हेलोजन तो सब में कैसे हो गए, सेम हो गए। यहाँ पर भी Cl है, इस जगह पर भी Cl है और इस जगह पर भी Cl है, ठीक है। लेकिन कार्बन के नंबर कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहे हैं, ठीक। तो अगर मैं इसे A मान लूँ, इसे मैं B मान लूँ और इसे C मान लूँ, तो एक बात बताइएगा, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट है C का, फिर है B का, फिर है A का, ठीक। ये ऑर्डर आ गया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। तो ये अगर मॉलिक्यूलर वेट का ऑर्डर है तो यहीं पर वॉन डेर वाल फोर्स का ऑर्डर भी यही होगा, सेम ऑर्डर किसका हो जाएगा, वॉन डेर वाल फोर्स, ठीक। तो अब यहीं पर आपको बताना बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा सेम, जो मॉलिक्यूलर वेट का है, वॉन डेर वाल फोर्स का है, वही ऑर्डर हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब दूसरी बात वहीं पर हम लोग समझते हैं कि एक और एग्जाम्पल दिया जाए। अगर मैं यहीं पर एक एग्जाम्पल इस तरीके से दूं, RF RCl RBr और ये RI आ गया, ठीक है ना, ये सारे के सारे एल्किल हैलाइड है। और यहां पर मैंने कंडीशन आपको बता दी, ठीक है ना, R हैव सेम number of carbon, then order of boiling point will be, ऑर्डर क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट का। तो यहां पर आप देख सकते हो, जब R तो सब में R में तो कार्बन के नंबर सेम हो जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है सेम नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा किसका होता है बच्चों, आयोडीन का, ठीक। फिर किसका, ब्रोमीन का, उसके बाद किसका, क्लोरीन का, और फिर किसका होता है, फ्लोरीन का। तो अब बताओ मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा, तो ऑलवेज मॉलिक्यूलर वेट आप क्या बोलोगे, अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो बढ़ने से वहीं पर वॉन डेर वाल फोर्स भी क्या होगा, बोलो बेटा, बढ़ेगा। और वॉन डेर वाल फोर्स बढ़ने के बाद बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे बेटा, ऑर्डर हो जाएगा सबसे ज़्यादा RI का, उसके बाद RBr का, उसके बाद बोलो किसका, RCl का, और RCl के बाद किसका है, RF का होता है। ये ऑर्डर आपके सामने जो है ये किसका ऑर्डर है, बोलो बेटा, ये ऑर्डर है तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई है। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अगर एल्किल ग्रुप सेम हुआ तो हम हेलोजेंस के आधार पर देख लेंगे, हेलोजेंस के बेसिस पर देख लेंगे। अब अगर देखा जाए यहाँ पर आपको पता है नोट पॉइंट आपके सामने क्या आ गया,
नोट पॉइंट एक बहुत ही अच्छा है जो कि आपको देखना होगा, समझना होगा। ये जैसे मान लो आपने जो बनाया है आर एक्स बनाया है, तो ये आर एक्स जो बना है ये बना किससे है? आर एच से है, ठीक है ना, जिसमें से एच को हमने हटाया है और एक्स को क्या किया है? ऐड किया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्या हो गया? पेरेंट हुआ कि नहीं हुआ? बोलो यार, ये पेरेंट हो गया ना, राइट। और ये अपने पेरेंट से ही तो बना हुआ है। जैसे अगर मैं कहूँ हमारे पास में CH4 है, तो CH4 से ही तो हम CH3Cl बना रहे हैं, तो ये क्या हुआ? बोलो यार, पेरेंट हुआ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो CH3H, और यहाँ पर आ गए तो ये क्या हो गया? CH3Cl। इस जगह पर पेरेंट के पास H है और यहाँ पर क्या है? Cl है। इन दोनों में से अगर देखा जाए तो इन दोनों में से मॉलिक्यूलर वेट किसका ज़्यादा है? इस वाले का ज़्यादा है कि नहीं? तो जब भी कभी हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट का, तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा वो अपने पेरेंट्स से हमेशा क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है। तो आप वहीं पर नोट पॉइंट लिख सकते हो। नोट पॉइंट क्या लिख सकते हो? क्या? हेलो एल्केन्स have high melting point and boiling point than parent species ठीक है। अपने पेरेंट स्पीसीज से हमेशा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। इसका एग्जाम्पल भी आप लोग देख सकते हो और समझ सकते हो। CH3Cl और CH4, ठीक है ना, जिसको आप क्या लिख सकते हो? CH3H। दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? इस वाले का। अगर यहीं पर अगला एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, CH3 और ये आ गया क्या? CH3CH2Cl। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये CH3 हुआ ना, ये पेरेंट हुआ और ये क्या हुआ? उसका सब्सटीट्यूएंट। तो ये देखो इसका ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि Cl ने मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा दिया। तो इस तरीके से याद रखिएगा। अब पेरेंट यहाँ पर कौन है? पेरेंट स्पीसीज कौन है? एल्केन है। तो एल्केन और हेलो एल्केन अगर कभी पूछा जाए आपसे, एल्केन हुआ और क्या हुआ? बोलो बेटा, हेलो एल्केन हुआ, ठीक है ना। हेलो एल्केन मीन्स आगे देखा जाए तो कौन सा ग्रुप लग गया? हेलोजन लग गया ना। ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? हेलो एल्केन्स का हो जाता है। ये आपके सामने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है ना। ये ऑर्डर हुआ बॉइलिंग पॉइंट का। ऐसा क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया, ठीक है बेटा। अब वहीं पर जरा देखिएगा, अगर हम लोग बात कर रहे थे अभी स्लाइड में आप देख रहे होंगे, तो हम लोग बात कर रहे थे यहीं पर सरफेस एरिया की। क्लियर है ना? ये बात कर रहे थे सरफेस एरिया बढ़ता है तो वंडरवॉल फोर्स बढ़ता है, और सरफेस एरिया कम होता है तो वंडरवॉल फोर्स कम होता है। तो सरफेस एरिया बढ़ने पर अगर देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, और सरफेस एरिया अगर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पर हम इसको समझ सकते हैं और जान सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल इस वाली स्लाइड पर देता हूँ, क्या? CH3 CH2 और ये हो गया क्या? यहाँ पर देखा जाए तो Cl, ठीक है, राइट। अब मैंने यहाँ पर इसको उठा करके क्या कर दिया? एक कार्बन को ब्रांच में चेंज कर दिया, ठीक है ना। CH आ गया CH3 और ये आ गया क्या? Cl। ब्रांच में चेंज किया। अब इन दोनों में अगर आप देख रहे हो तो इन दोनों में इसके ऊपर जो है इसका सरफेस एरिया इसके सरफेस एरिया से क्या है? ज़्यादा है। यहाँ पर अगर देखा जाए सरफेस एरिया क्या है? ज़्यादा है। अब सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो वॉन्डरवॉल फोर्स भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है, राइट। वॉन्डरवॉल फोर्स बढ़ जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बेटा यहाँ पर सरफेस एरिया जो है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और यहाँ पर सरफेस एरिया कम हो रहा है। तो सरफेस एरिया कम होने के बाद वॉन्डरवॉल फोर्स भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाए? इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? ये वाला ज़्यादा हो जाएगा,
ठीक है ना। ऐसे ही एक एग्जाम्पल मैं और देता हूँ, जरा देखिएगा वो एग्जाम्पल। और ये एग्जाम्पल किस तरीके से है, CH3 CH2 CH2 और ये आ गया CH2 और ये आया यहाँ पर Cl। मैंने एक कार्बन को फिर से ब्रांच में चेंज कर दिया, यहाँ पर आ गया ये CH3 और ये आ गया क्या CH2Cl। अभी भी देखो यहाँ पर भी 4 कार्बन है, हेलोजन कॉमन है, यहाँ पर भी 4 कार्बन है दोनों में। अब मैंने एक तीसरा यहीं पर इसी का कंपाउंड डिजाइन कर लिया, ये हुआ, और एक और कार्बन को हम ब्रांचिंग में ले आए, साइड चेन में ले आए CH3 और ये क्या हो गया Cl हो गया। ठीक है, ये हुआ A, ये हुआ हमारा B और ये हुआ हमारा कैसा C। इन तीनों में अगर आप देख रहे हो तो सरफेस एरिया C वाले का क्या है, सरफेस एरिया का अगर ऑर्डर आप बता सकते हो तो सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा किसका है यहाँ पर, A वाले का, फिर किसका है B वाले का, फिर किसका है C वाले का। ठीक, यानी जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जा रही है सरफेस एरिया कम होता जा रहा है, आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो। तो ये तुम्हारे सामने सरफेस एरिया का ऑर्डर हो गया। अब अगर यहीं पर मैं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछूं तो बता सकते हो ना, सरफेस एरिया का ऑर्डर है तो यही ऑर्डर वैन डर वाल्स फोर्स का, तो यही बॉइलिंग पॉइंट का हो जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, A का, फिर बोलो B का और फिर किसका C का हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो इन शॉर्ट, हम यहाँ पर अगर देखें तो नोट पॉइंट हमारे पास में क्या आ जाता है बच्चों, नोट पॉइंट ही आ जाता है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, ठीक, बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। तो हम कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ठीक है ना, एक तो ये हो सकता है, या अगर आपको ब्रांचिंग कहने का मूड नहीं है तो आप इसी को दूसरी भाषा में कह सकते हो, क्या, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइड चेन। ठीक है ना, किसके इनवर्स रिलेशन में आ जाएगा, साइड चेन के इनवर्स रिलेशन में आ जाएगा। जैसे जैसे साइड चेन होगी वैसे वैसे हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइड चेन बढ़ रही, जैसे देखो साइड चेन बढ़ रही है बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। ठीक है ना, अगर कभी भी यहाँ पर हम कहेंगे क्या, साइड चेन, ठीक है ना, बढ़ रही है, तो हमेशा याद रखिएगा बेटे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ में आता है, बॉइलिंग पॉइंट की स्ट्रेटजी एक समझ में आती है, कैलकुलेट करने का तरीका आ जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर देखा जाए ये A वाले हैं, B वाला है और C वाला है, तो ये एक प्रकार से देखा जाए यहाँ पर साइड चेन ही तो बदल रही है, तो ये आपस में अगर देखेंगे तो कैसे होंगे, आइसोमर होंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट लगता है ये हम किसके लिए लगाते हैं, आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड्स के लिए लगाते हैं। ठीक है ना, या आइसोमेरिक हेलो एल्केन के लिए कॉन्सेप्ट ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, जब भी कभी हम आइसोमेरिक की बात करेंगे तो हमेशा बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो किसके इन्वर्स आ जाएगा, साइड चेन के इन्वर्स आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब यहीं पर अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट देखो क्या होता है, मैं आपको बता दूं, मेल्टिंग पॉइंट कभी भी अगर आप देखते हो तो ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्लोज पैकिंग के। ठीक है ना, किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्लोज पैकिंग के हो जाता है। जैसे जैसे क्लोज पैकिंग का मतलब समझ लो ऐसे, जैसे इस तरीके से ये आपस में कैसे फिक्स्ड हो गए देखो, ठीक है ना, आप ऐसे कर लेते तो ये मजबूत हो जाता है, ये क्लोज पैकिंग हो जाए यानी फिट हो जाए, लैटिस में पूरी तरीके से जब फिट हो जाएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, काफी स्ट्रांग हो जाएंगे, वो मजबूत हो जाएंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट वहां पर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना, अब मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने का मतलब क्लोज पैकिंग। अब क्लोज तब होते हैं जब सरफेस एरिया कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, यानी पास पास आ जाए। ठीक है ना, तो यहां पर हम मेल्टिंग पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं किससे, कि अगर कभी भी हम देखें सरफेस एरिया जो है, ठीक है ना, वो कम हो रहा है, तो सरफेस एरिया कम होने पर वो कैसे हो जाएंगे, क्लोज पैक्ड हो जाएंगे। ठीक है ना, क्लोज पैक्ड हो जाते हैं, तो जब क्लोज पैक हो जाएंगे तो वहां पर मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखेंगे आप लोग क्लोज पैकिंग बहुत जरूरी होती है मेल्टिंग पॉइंट के लिए। जैसे मैं एग्जांपल आपके सामने पुट करूं, ठीक है ना, और वो एग्जांपल क्या है, CH3 CH2 CH2 और ये आया CH2, ये आया Cl। ठीक है बेटे, ये हो जाएगा CH3, ये आया CH, ये आ गया CH3, इधर आया ये CH2 और ये आ गया क्या, Cl। ठीक है बेटे,
मैंने फिर से इसको काउंट कर दिया, चेंज कर दिया, CH3 एक साइड चेन में ले आया CH3 और ये आ गया क्या CH3 और इधर देखो 3 हो गए, ये 4 और ये लग गया Cl। यहाँ पर सबसे कम सरफेस एरिया ये हुआ A, ये हुआ B और ये हुआ कैसा C, ठीक है ना। आप देख रहे हो सबसे कम सरफेस एरिया C वाले का है तो पास पास आ गए, फिर B वाले का, उसमें A वाले में और दूर दूर हो गए क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो अगर मैं पूछूं मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट C वाले का, फिर बोलो B वाले का और फिर किसका होगा, A वाले का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पास पास है, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बखूबी समझ में आ गई होगी, दिमाग में बैठ गई होगी। अब हम लोग इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसका हम नेक्स्ट कंटेंट देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट का, और इसी के साथ एक एग्जांपल भी देखते हैं हम बच्चों। ज़रा बताइएगा, आपको यहाँ पर ऑर्डर बताना है, गिव ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। और वो कैसे, हमने लिया सबसे पहले ये टॉल्यूइन बना लिया, ये देखिए ये हमारे पास टॉल्यूइन है CH3, ये मैंने लगा दिया Cl ऑर्थो पोजीशन पर, उसके बाद ये मैंने लगा दिया क्या CH3 यहाँ पर लिया, ये Cl पैरा पोजीशन पर, और उसके बाद इस तरीके का ये हमने लगा दिया CH3, ये आया मेटा पोजीशन, ठीक है। तो ये ऑर्थो है, पैरा है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ऑर्थो है, पैरा है और ये कैसा है, मेटा है। जब यहाँ पर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट में आपको पता है बेटा सिंपल सा कि यहाँ पर आप देख रहे हो सिर्फ पोजीशन ही चेंज हो रही है और कुछ चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो मॉलिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट सेम है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी जो होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। बिल्कुल सेम नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंस होता है लेकिन ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट सेम, राइट। लेकिन अगर कभी भी मान लो ऑर्डर पूछा जाए तो माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, सबसे ज़्यादा ऑर्थो का, फिर होता है किसका, पैरा का, और फिर सबसे कम होता है किसका, मेटा का, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। अब इस तरीके से अगर आप देखोगे तो बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर है आपके सामने, राइट। वहीं पर अगर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखा जाए तो आप देखिएगा ऑर्थो में, पैरा में और मेटा में, इन तीनों में से अगर देखा जाए तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा वो मैं आपको कंफर्म किए दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पर्टिकुलर, अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था कि जो क्रिस्टल लैटिस में अच्छी तरीके से फिट हो जाए, यानी जिनमें क्लोज पैकिंग हो जाए, तो क्लोज पैकिंग यहाँ पर किस में पॉसिबल है, पैरा वाले में, क्योंकि आप देख रहे हो उसका सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। जैसे आप एक प्रकार से समझ लो, मान लो आपको कोई दीवार बनानी है और आपको ईंट दे दिए जाए, तो आप ईंट से ईंट लगा करके रखोगे तो बढ़िया से देखो एक लैटिस तैयार हो जाएगा। तो पैरा वाला भी कैसा है, सिमेट्रिकल है, अलग अलग दिए गए हैं ग्रुप, एक साइड CH3 और एक साइड Cl है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, पैकिंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। क्रिस्टल लैटिस में पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो लैटिस में अच्छी तरीके से फंस जाएगा, तो स्ट्रांग हो जाएगा वहां पर, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पर ऑर्डर किसका ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर पैरा का होगा, फिर किसका, ऑर्थो का, और फिर किसका हो जाएगा, मेटा का। तो ये देखो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ऑर्थो, पैरा और मेटा, इन तीनों में से आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो मेटा है, ये वाला मेटा, यानी कि मेटा का तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही कम हो जाता है यहाँ पर। तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा हो जाएगा, पैरा वाले का। ये देखो डाटा के अकॉर्डिंग, आप एनसीईआरटी में उठा के देख भी सकते हो, डाटा के अकॉर्डिंग भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट अब क्लियर हो चुका है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है बच्चों वो है हमारी कलर, राइट। तो कलर कैसे होते हैं, जब हम कलर की बात करते हैं तो कलर में हम एक बात ये बताते हैं कि ऑल हेलो एल्केन्स आर कलरलेस इन प्योर स्टेट। अगर वो प्योर स्टेट में है तो उनमें कोई भी कलर नहीं होता है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कौन कौन से, ब्रोमाइड कंपाउंड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड
तो ब्रोमाइड और आयोडाइड जो होते हैं वो कलर देते हैं, शोज कलर इन लाइट। यानी जब हम इन्हें लाइट में एक्सपोज कर देते हैं तो ब्रोमाइड और आयोडाइड जो होते हैं वो कलर शो करते हैं। तो ये एक कलर की प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर कभी भी हम इनको प्योर स्टेट में देखेंगे तो प्योर स्टेट में कभी भी ये कलर नहीं देते। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं और वो होता है क्या, इनका टेस्ट, ठीक है, इनका क्या, टेस्ट, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑर्डर, राइट। अगर देखा जाए तो ऑर्डर की बात करें, जैसे आप देखो ना, ऑर्डर क्या होता है, आप परफ्यूम डालते हो, बढ़िया सा स्वीट स्मेलिंग होती है, घर में अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाते हो, बढ़िया सा देखो स्वीट स्मेलिंग होती है। तो वो ऑर्डर जो होता है हेलो एल्केन्स का हम लोग कैसे समझते हैं और कैसे जानते हैं, चलिए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं तो पहली बात तो हेलो एल्केन्स की जो ऑर्डर होती है वो कुछ खास नहीं होती है, ठीक है ना, बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करते हैं वोलेटाइल्स या जो लोअर मेंबर्स होते हैं, लोअर मेंबर्स, तो लोअर मेंबर्स विच आर इन गैसियस स्टेट, ठीक है ना, जो किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, या फिर वो कैसे हैं, वोलेटाइल हैं। अगर वो गैसियस स्टेट में या वोलेटाइल हैं, ठीक है ना, हैव स्वीट स्मेल, ठीक, कैसी स्मेल हो जाएगी बच्चों, उनकी स्वीट स्मेल होती है, ठीक। जो लोअर मेंबर्स होते हैं जो गैसियस स्टेट में है, ठीक है ना, वो कैसे होते हैं, स्वीट स्मेल होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ किसका, ऑर्डर का या टेस्ट का। अब इसके बाद की जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी है, वो कौन सी है, सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना, कौन सी हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं क्या, सॉल्युबिलिटी। तो बच्चों सॉल्युबिलिटी की जब बात करते हैं तो हमारे पास में आपको पता है सॉल्युबिलिटी का मतलब है ये R और ये X है, ठीक। इनके दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का मतलब इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियल क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था, इनिशियली हम लोगों ने ये देखा था, ठीक है ना, क्या रूल देखा था, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ठीक है ना, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यही तो हम लोगों ने पढ़ा था, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी जो जिसमें पसंद करता है उसी में घुलना मिलना चाहता है। पोलर वाला पोलर में जाएगा, नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये ऐसा कुछ खास रूल नहीं है कि केमिस्ट्री में हर जगह रूल लागू हो जाए या फिर जो आप लोगों ने पढ़ा है वो हर जगह आपको फॉलो ही करना पड़े, क्योंकि एक्सेप्शंस ना हो तो फिर काहे की केमिस्ट्री। तो एक्सेप्शंस बहुत ही ज़्यादा हैं केमिस्ट्री में। तो ये जो होता है ये हमारे पास में पोलर होने के बावजूद भी कैसा होता है, मैं बताता हूँ, इनसॉल्यूबल इन वाटर, इनसॉल्यूबल इन वाटर। अब आप कहोगे कि सर ये इनसॉल्यूबल इन वाटर क्यों है, क्यों हम लोग इसको वाटर में इनसॉल्यूबल बोल रहे हैं। वाटर में इनसॉल्यूबल बोलने का मतलब है, आपको ये मालूम होना चाहिए बच्चों, वाटर में कभी कोई इनसॉल्यूबल क्यों होता है, क्योंकि आपको मालूम है जैसे ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन आप देख रहे हो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये देखिए इनके बीच में कैसा है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो आप देख रहे हो, तो मॉलिक्यूल क्या करता है, इनके बॉन्ड को तोड़ता है। बेसिकली ये कैसा होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। पहले इनके बॉन्ड को तोड़े और फिर इन दोनों में से कोई एक आकर के इनसे जुड़े। तो ये जो मॉलिक्यूल होता है, ये मॉलिक्यूल क्या करता है, इसकी बॉन्डिंग को, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि इसकी बॉन्डिंग को ये तोड़ पाए। तो जब ये बॉन्डिंग को तोड़ नहीं पाता है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएगा, तो नया बॉन्ड कैसे बनाएगा जो है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन ही नहीं होगा वहाँ पर, इतनी एनर्जी नहीं उसके पास कि ये बॉन्ड को तोड़ पाए। तो ये कैसा हो जाता है, इनसॉल्यूबल हो जाता है वाटर में। हालांकि अगर हम बात करें तो ये जो है पोलर है, यानी कि यहाँ पर डाइपोल तो है प्लस और माइनस का है, लेकिन एनर्जी इतनी नहीं कि तोड़ पाए। तो ये जो होता है ये किस में हो जाता है, सॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, सॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है ना। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से, जरा देख लीजिएगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं जैसे CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, ठीक है ना। तो इन सब में अगर देखा जाए
तो इन सब में, क्योंकि ये सभी कैसे हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में आसानी से घुल सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारे सामने क्या हो गई, सॉल्युबिलिटी हो गई। सबसे पहले हमने टेस्ट की, यानी कि हमने बात की थी इनकी फिजिकल स्टेट की, फिर हमने बात की थी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। उसके बाद टेस्ट की, कलर की और सॉल्युबिलिटी की। अब जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं खुद बता दूं वो इंपॉर्टेंट क्यों है हर पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो है क्या, डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। कौन सा, डाइपोल मोमेंट। तो ये याद रखिएगा, हेडिंग अपनी नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डाइपोल मोमेंट की, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इस डाइपोल मोमेंट को। डाइपोल मोमेंट को अगर हम डिफाइन करते हैं तो डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या होता है, आपको पता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। डाइपोल अगर मोमेंट हम देखते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इनटू चार्ज, यानी कि जो बॉन्ड लेंथ होती है, डिस्टेंस की अगर बात करें तो क्या बॉन्ड लेंथ होती है, और जो चार्ज होता है एटम्स पर। चार्ज अगर हम लोग यहीं पर देखते हैं तो चार्ज की डिपेंडेंसी जो होती है वो यहाँ पर किस पर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर होती है। अगर हम इसी डाइपोल मोमेंट की यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट हम लोग क्या काउंट करते हैं, डिबे काउंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए जरा देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया कि म्यू इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, क्यू इंटू डी। क्यू क्या हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर चार्ज, और ये जो डी है ये क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ या डिस्टेंस हो जाती है, ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ या फिर क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाती है। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर जब हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट भी मैंने बता दी। डाइपोल मोमेंट जब प्रीवियसली हमने काउंट किया था, हमने आपको बताया था बॉन्डिंग में, तो बॉन्डिंग में आपको पता होगा डाइपोल मोमेंट जो होता है यही प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड की पोलैरिटी के, यानी बताता है कि बॉन्ड की पोलैरिटी क्या होगी, बॉन्ड कितना पोलर होगा, ये कौन बताता है, डाइपोल मोमेंट बताता है, ठीक है ना। और जो डाइपोल मोमेंट होता है इसको हम लोगों ने शॉर्ट में काउंट किया था किसके प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर बढ़ेगा तो डाइपोल मोमेंट बढ़ता है, और डाइपोल मोमेंट बढ़ने से क्या हो जाएगा, बॉन्ड की पोलैरिटी भी बढ़ जाती है। तो चलिए यहीं पर हम एक एग्जांपल करते हैं, और वो एग्जांपल जरा देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर CH3F, CH3Cl, CH3Br, और ये आया CH3I, ठीक है ना। NCERT में अगर देखा जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में है, आ भी चुका है, कई बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम्स में। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन की, फिर होती है ब्रोमीन की, और सबसे कम किसकी होती है, आयोडीन की। तो इस हिसाब से ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए CH3F, फिर कम होना चाहिए इसका, उसके बाद इसका होना चाहिए, ठीक है ना, और फिर यहाँ पर CH3I का होना चाहिए। लेकिन ऐसा ऑर्डर नहीं होता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये ऑर्डर जो है ये कैसा है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है ना। कैसा ऑर्डर है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों है, यहाँ पर CH3Cl का डाइपोल मोमेंट जो होता है वो CH3F से ज़्यादा होता है, और फिर उसके बाद आता है CH3Br, और फिर आ जाता है क्या, CH3I। क्योंकि अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो आपने ऑर्डर जब पढ़ा था तो ऑर्डर पढ़ा था इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात आई थी तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आप जब देखते हो Cl की ज़्यादा हो जाती है F से, ठीक है ना। तो ये क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो होता है वो Cl में कम होता है जबकि फ्लोरीन में ज़्यादा होता है, ठीक है ना, और ये स्मॉल साइज का भी होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर एक्सेप्शन जो है वो Cl का हो जाएगा, यानी डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा, Cl का, और कम किसका हो जाएगा, F का, यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है ना। एक ऐसा ही एग्जाम्पल और होता है, मैं उसका और एग्जाम्पल एक देता हूँ जिसमें आप लोग नॉर्मली काउंट करते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाला केस लगा करके, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, और ये आ गया CCl4, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो तो ये -I ग्रुप जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पर CCl4 जब देखते हो तो CCl4 में क्या होता है,
इस तरीके से हम लोग बॉन्ड देखते हैं यहाँ पर CCl4। तो इसमें वेक्टर की डायरेक्शन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ है, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप देख रहे हो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ है। तो इस जगह पर जब देखोगे तो डाइपोल मोमेंट इसका क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो आप देख रहे हो CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4 डाइपोल मोमेंट कैसा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, CH3Cl, और सबसे कम किसका होता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा CCl4 की। अगर यहीं पर पूछा जाए कि किसकी पोलैरिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो डाइपोल मोमेंट जहाँ पर ज़्यादा होगा बॉन्ड की पोलैरिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसकी हम पोलैरिटी देख रहे हैं, CH3Cl की। तो ये हमारे पास में डाइपोल मोमेंट का है। एक और केस बनता है बच्चों, और वो केस डाइपोल मोमेंट का क्या है, अगर यही हम एरोमेटिक में लेते हैं तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये आपके सामने है Cl और ये Cl है, ऑर्थो कंडीशन का है। दूसरा जब आ रहे हैं तो ये आपके सामने है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये Cl आ रहा है। इस तरीके से यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो इस तरीके पे देखिएगा, ये मेटा है और ये आ गया पैरा, ठीक है। अगर यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो डाइपोल मोमेंट इस सिचुएशन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हम किसके लेते हैं, थीटा के। यानी कि अगर थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो हम क्या कह सकते हैं, थीटा की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहें तो इस तरीके से यहाँ पर ये θ1 हमने ले लिया, ठीक। यहाँ पर इस तरीके से हमने सेंटर से इसको मिला दिया तो ये क्या ले लिया, θ2 ले लिया। इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हो तो ये क्या हो गया, ये हो गया θ3। अब आप देख रहे हो θ3 ज़्यादा है θ2 से, और फिर कौन सा है, θ1 से। तो यहाँ पर अगर आप डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर लिखोगे तो कम थीटा वाले का डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर मैं इसको A दे दूँ, इसको B बोल दूँ और इसको C बोल दूँ। अब बताइए A वाले का, फिर किसका, B वाले का, और फिर किसका, C वाले का हो जाएगा। अभी बोलो बेटा, यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है। तो ये आप सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कवर कर चुके हो, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करेंगे, जिसमें हम आपको SN1 SN2 रिएक्शन के बारे में बताएंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की बात आएगी, रिएक्शन विद मेटल्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्डर मैंने आपको बताया है, पहला तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। दूसरा डाइपोल मोमेंट का जो एक्सेप्शनल ऑर्डर है वो, और ये भी आपको बताएगा कि ऐसा ऑर्डर क्यों होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हुए ये चैप्टर फिनिश कर लेंगे।